नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वनाग्नि रोकथाम, चारधाम यात्रा और मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। सीएम धामी ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित सभी वन अधिकारियों को फील्ड में काम करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर आपदा नियंत्रण विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि किसी भी यात्री को यात्रा के दौरान परेशानी न हो। इसके साथ ही अयोध्या में राजभवन के लिए जगह मिलने पर भी सीएम धामी ने खुशी जाहिर की। में हमको भवन की ज़मीन मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने हमको यहां पर अयोध्या में ज़मीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहां पर बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा तो लोगों को वहाँ पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन की भी समीक्षा, आज गहन समीक्षा करी है, क्योंकि हमको भूस्खलन है, आपदा है, अतिवृष्टि है, बर्फबारी है, उन सब का सामना करना पड़ता है। तो सभी प्रकार से सड़कों की भी आज समीक्षा हुई है। पेयजल एक बड़ी समस्या जो हर साल हमको उसका सामना करना पड़ता है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर पानी लेने का इंतजार करते हैं, पेयजल के लिए अपना परिश्रम करते हैं, उनको कोई परेशानी न हो। और संवाददाता अरुण सैनी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज बड़ी हाई लेवल बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई। क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं? क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं? वनाग्नि को लेकर क्या निष्कर्ष निकला है? अरुण, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी रोहित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। वनाग्नि को लेकर चारधाम यात्रा जो शुरू होने वाली है 10 मई से, उसकी तैयारियों को लेकर, इसी के साथ साथ मानसून सीजन है, मानसून सीजन आने वाला है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन की क्या कुछ तैयारी, उसको लेकर भी समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वनाग्नि को लेकर सभी जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उन्हें फील्ड पर रहने के जो निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वनाग्नि जो बढ़ रही है, जो वनाग्नि विकराल रूप ले रही है, उस पर काबू पाया जाए और तेजी से जो वनाग्नि है वो आबादी की तरफ फैल रही है, तो यानी आबादी से तक जाने से पहले पहले जो है इसकी रोकथाम करनी चाहिए और ऐसे में जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाना चाहिए। इसी को लेकर चारधाम यात्रा को लेकर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और उसमें भी जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो राज्य के लिए अतिथि भी हैं और ऐसे में जो है उन्हें किस तरीके से उनकी यात्रा सुचारू रूप से चले, उन्हें यात्रा से संबंधित कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बनाई जानी चाहिए। और ऐसे में जो भी साथ ही साथ उन्हें जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे, यहाँ पर चारधाम यात्रा करने के लिए आएंगे, उनसे भी शांति प्रिय ढंग से जो है यात्रा करने के जो है अपील की है। और इसी के साथ साथ मानसून सीजन आने वाले को लेकर भी आपदा प्रबंधन की किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से आपदा प्रबंधन काम करेगा, इसको लेकर भी तमाम समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है और सभी अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। अरुण, हमने मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सुना। सीएम ने कहा कि वनाग्नि की घटनाएं पहले से कम हो गई हैं, करीब आधे के करीब हो गई हैं। तो ये इनपुट अधिकारियों ने दिया है सीएम को? जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री आग की घटना जिस तरीके से लगातार फैल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वनाग्नि को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो या फिजिकली माध्यम से हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी जो है वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो
कम हुई है और अभी तक जो है हालांकि इन घटनाओं पर अभी पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये आग और अधिक ना धधके और अधिक जो है आग ना फैले, तो इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पेयजल की समस्या आ रही है? जी रोहित, बिल्कुल चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से लगातार अगर पहाड़ी जनपदों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर कहीं पेयजल की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि राजधानी देहरादून में भी कई जगहों पर पेयजल की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें किस तरीके से सुचारू ढंग से जो है चलाया जाए, उस व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से किया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाहे चारधाम यात्रा हो या वन अग्नि हो या मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन की तैयारी हो, इन सभी को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और इन सभी की जो है समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में भी लगातार जो है इनको लेकर समीक्षा बैठक वो लगातार करते रहेंगे। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ब्रेकिंग इनपुट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक में इस्तेमाल होने वाला तिलों का तेल का कलश यानी गाड़ू घड़ा कर्णप्रयाग के डिम्मर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रात्रि प्रवास के लिए जोशीमठ पाखी के लिए रवाना हो गया। बता दें कि 9 मई को यात्रा नरसिंह मंदिर जोशीमठ से 10 मई को योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगी। यहाँ जहां पर शंकराचार्य की गद्दी और पूज्यपाद रावल रात्रि प्रवास करेंगे, जिसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में गाड़ू घड़ा पहुंचाया जाएगा। आज विधि विधान के साथ विशिष्ट पूजन अर्चन के उपरांत लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर से भगवान बद्री विशाल का तेल कलश गाड़ू घड़ा विभिन्न पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर रहा है। यहाँ से सिमली, कर्णप्रयाग, लंगासू, उमट्टा, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी होते हुए आज का रात्रि विश्राम पाखी में है। कल जोशीमठ नरसिंह मंदिर पहुंचेगा, वहां से आदि जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ प्रधान अर्चक रावल जी के साथ और पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर से भगवान बद्री विशाल के उत्सव विग्रह उद्धव जी और कुबेर जी की डोली के साथ 11 मई को तेल कलश भगवान बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के प्रातः शुभ मुहूर्त में 6 बजे कपाट खुलने के साथ ही डिमरी पुजारियों के द्वारा तेल कलश को भगवान के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। और नीरज कंडारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, गाड़ू घड़ा जो है पाखी के लिए रवाना हो गया है, कब तक बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा? कितने लोग हैं इस जत्थे में? जी रोहित, देखिए जो भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलने हैं। इससे पहले अगर गाड़ू घड़ा कलश की बात करें तो जो बसंत पंचमी होती है, बसंत पंचमी को जो टिहरी राजमहल में बद्री विशाल का बद्री भगवान के कपाट खुलने की तिथि यहाँ पे घोषित होती है। और इससे कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले जो तेल कलश होता है, जो तिलों का तेल होता है, वो टिहरी राजमहल में जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके द्वारा इसको पिरोया जाता है। और जो तेल कलश यात्रा है वो आज कर्णप्रयाग में पहुंची थी। कर्णप्रयाग में जो डिम्मर लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पे पूजा अर्चना के बाद आज जो तेल कलश गाड़ू घड़ा है उसको आज जोशीमठ पाखी में रात्रि विश्राम होगा। कल जो रावल जी की गद्दी है पांडु के सर के रवाना होगी। उसके बाद 11 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और जो तेल कलश है उससे भगवान का अभिषेक यहाँ पे किया जाएगा। जी रोहित, ठीक है नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ब्रेकिंग इनपुट्स के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड को यूं तो शिक्षा का हब कहा जाता है और सरकार बेहतर शिक्षा सुविधाओं के दावे भी खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के ये दावे भी दम तोड़ते नजर आते हैं। नारायणबगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉब आज भी कैसे संचालित हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
शिक्षा पर करोड़ों खर्च, फिर भी असुविधा। जूनियर हाई स्कूल कॉप का हाल बेहाल। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर सालाना सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली उत्तराखंड सरकार दावा तो खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के दावे भी दम तोड़ते नजर आते हैं। चमोली जिले के नारायणबगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉप का हाल बेहाल है। डर के साए में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभागीय अधिकारी जानकारी के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल है कि क्या विभाग और जिले के वरीय अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जैसा कि विगत वर्षों से हमारा भवन करीब 10-12 साल से अपूर्ण है। इसमें कई बार जांच हुई, कई बार पहले तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने इसको बनाया, तब मैं अध्यक्ष नहीं था। इसमें हमारे कम से कम 20 उस टाइम से 10-15 अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, पर हमारा जो भवन है, भवन की अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब भी जिले से आए थे, उन्होंने 2 विभागों से इसकी जांच करवाई निर्माण निगम की, और इसमें पीडब्ल्यूडी थराली के जेई साहब थे और वो थे, दोनों ने जांच की। उस जांच के बाद क्या हुआ, हम लोगों को अभी विद्यालय में इसकी कोई भी सूचना नहीं। राज्य के इंटर कॉलेज में है 102 विद्यार्थी। हर एक मौसम में परेशान होते हैं बच्चे। नारायणबगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉब में कई सालों से जूनियर हाई स्कूल खस्ताहाल भवन में चल रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 102 के आसपास है, लेकिन इनके पढ़ने के लिए जूनियर हाई स्कूल के 3 कमरे हैं। भूकंप राहत से बना एक टीन शेड, आंगनबाड़ी केंद्र का एक कमरा और प्रभारी प्रधानाचार्य की तरफ से विद्यालय को मिलने वाले फंड से बना एक टीन शेड ही उपलब्ध है। उसके बाद जैसा कि ये विद्यालय ऐसा ही पड़ा है, ऐसे कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कई डाकें दी गई, पहले शासन द्वारा, पहले अध्यक्षों ने दी, दूसरों ने दी, पर विद्यालय का जो भवन है वैसे ही है अभी तक हमारे द्वारा। हाँ, उसका जिम्मेदार सरकारी रहेगी, जो कर्मचारियों ने इस ढंग से उसका वो किया है। सरकार लेने को उसको इतने वर्षों से पड़ा हुआ भवन, कोई भी इस इंक्वायरी नहीं कर रहा है। कई बार शासन को हम भी गए थे, अनशन भी किया था, पहले धरना प्रदर्शन हुआ बिल्डिंग के चक्कर में, बहुत कुछ बातें हुई, प्रशासन के संज्ञान में ये बातें नहीं आई। टीन शेड के नीचे गर्मी में कैसे पढ़ेंगे? क्या किसी हादसे का कर रहे हैं इंतजार? मौजूदा वक्त में आलम यह है कि सर्दी में यहाँ कक्षाएं बरामदे में लगानी पड़ रही हैं। वहीं गर्मियों में ये बच्चे टीन शेड में भीषण गर्मी में तपते हैं और बरसात में टपकती छत के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिन कक्षाओं में बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। किसी कमरे में छत का सरिया दिख रहा है, तो कहीं टीन शेड की स्थिति बदहाल है। हमने 6 से और 8 तक बरामदे में पढ़ा है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे सर लोग हमें बाहर पे पढ़ाते थे। कई बार हमने कंबाइंड क्लास में भी पढ़ा है। हम 2 क्लासेस साथ में पढ़ते थे, इसलिए हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ है। आगे जाके हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। एक हमारी कक्षा है जिसमें हम बाद में जाके बैठे थे, उसका भी गिरने का डर बना रहता है, और हमारे सर लोग भी हमें बड़े ही डर-डर कर पढ़ाते हैं। वो गिरने ही वाला है, पर पता नहीं चल पा रहा है। 12 वर्षों से चल रहा निर्माण कार्य, 1 करोड़ रुपए खर्च, निर्माण अधूरा। डीएम के आदेश पर जांच रिपोर्ट। 12 सालों में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण चल रहा है, अब तक पूरा नहीं हो सका। पिछले 12 सालों में 91 लाख की स्वीकृत लागत, 12 लाख रुपए की जिला योजना और मैदान समतलीकरण पर 5 लाख अतिरिक्त खर्च करने के बाद भी राज्य के इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और अधर में लटका है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार में जांच के आदेश दिए। 2023 में जांच शुरू हुई कि आखिर अधूरी बिल्डिंग में पूरा बजट कहां खपा है, लेकिन इसका जवाब अब तक सामने नहीं आया और न ही भवन का निर्माण पूरा हो सका। जो हमारी स्कूल है, स्कूल की समस्या अच्छी नहीं है। ऊपर की स्कूल है, जैसे बहुत सालों से 11-12 सालों से उसका काम चलते आ रहे हैं, पर कभी पूरे नहीं हुई। उसमें भी 4 रूम है, जबकि हमें चाहिए पढ़ने के लिए 7 रूम प्रॉपर। हमें प्रॉपर पढ़ने के लिए नहीं होती। ये स्कूल है हमारी, यहाँ 3 सेट है। 3 सेट में हमें गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी होती है। गर्मी से कई बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है हमारी। बाकी ये सीमेंट वाले रूम है, इनमें बरसात के टाइम पर पानी टपकता रहता है, कई बार गिरने आदि का डर भी लगा रहता है, इसलिए सब लोग डरे रहते हैं, हम भी डरे रहते हैं बारिश के टाइम।
पे भी उतनी हमारे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और बाकी एक क्लास है, जैसे धूप हो गई, हम ये टीन शेड में बैठे रहते हैं, बड़ी कक्षा, धूप हो गया, ठंडियों के टाइम पे तो ठंड लगती है और रूम में भी उतनी रूम में भी उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हमें बाहर बैठना पड़ता है। हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? बच्चे मंत्री जी से लगा रहे हैं गुहार। जांच हुई, लेकिन जांच की आंच किसी तक नहीं पहुंची। बरसात के मौसम में इन कक्षाओं में छत टपकती है। छात्र छात्राओं को पठन पाठन में परेशानी होती है। इस स्थिति में बच्चों में डर इस बात का होता है कि कब टीन का शेड गिर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि डीएम साहब के आदेश पर जांच हुई, लेकिन इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी तय नहीं हो पाया। ये विद्यालय है जहाँ पे चल रहा है विद्यालय, ये जूनियर की बिल्डिंग है। और एक्चुअली हुआ क्या, 2008 में स्वीकृति वर्ष इसका 2008 है, जो ऊपर की जो बिल्डिंग बन रही है 2008 है, और उसके लिए 91 लाख के समथिंग जो है पैसा आया था। तो तब से लेकर के 2008 से लेकर के 2013 में कार्य बंद हुआ था, और पुनः 2015 में ये कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो यहाँ की बात करूं मैं, जूनियर का विद्यालय है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि विद्यालय कैसे चल रहा है, क्योंकि 3 कमरे हम पे हैं और कक्षाएं हमारी 9 कक्षाएं हैं। अगर 11 ये भी को माने तो 9 कक्षाएं टोटल हैं। तो उस वक्त से लेकर के आज तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है विद्यालय को संचालित करने में। कई बार ऐसा होता है कि कई कक्षाओं को हमारे एक साथ बिठाना पड़ता है। कई बार ये भी आता है समय कि हमको दिन में विद्यालय का जो समय होता है उससे पहले भी जो बच्चों की छुट्टी कर देनी पड़ती है, क्योंकि मौसम खराब हो जाता है। तो जो बिल्डिंग है, जो कक्षाएं हैं, वो इतनी उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है कि कभी भी गिर सकता है, और यहाँ तक बच्चों को भी और हमारे स्टाफ को भी नुकसान हो सकता है। तो 2015 में पुनः पुनरीक्षित हुआ, और 176 पॉइंट कुछ लाख जो है इसके लिए स्वीकृत हुआ था। उसके बाद स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी। हैरान करने वाली बात है कि यहाँ एक और 12 वर्षों से राज्य के इंटर कॉलेज का भवन 1 करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी अधूरा है, और ग्रामीणों की शिकायत पर चली जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वहीं इस लापरवाही का सीधा खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी खस्ताहाल भवन और जीर्ण शीर्ण टीन शेडों में पढ़ने वाले इन स्कूली बच्चों की सुरक्षित शिक्षा दीक्षा के लिए अन्य विकल्प तक नहीं तलाश सके। पत्राचार हुआ है हमारे माध्यम से, और हमारे पास रिकॉर्ड है उस चीज का। हमने बराबर फाइल उसकी बना रखी है। जवाब कुछ नहीं, जनरली ऐसे जवाब आता है, कोई खास ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अपने विद्यालय स्तर से या एक प्रभारी प्रधानाचार्य की हैसियत से बराबर हमने पत्राचार किया है। जो उच्च अधिकारी है, जो शासन है, उन तक हमने जो है बात पहुंचाई है, और इसके बावजूद भी हमें कोई ठोस जो है उस पर कार्रवाई नहीं दिख रही है। बच्चों की गुहार अब तो सुनो सरकार, मेहरबानी करके भवन तो बना दीजिए। इसी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की परेशानी समझिए, जो थराली के विधायक और सूबे के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाकर कह रही हैं कि मेहरबानी करके उनके विद्यालय का भवन बनवा दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि 12 वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए शासन क्या कदम उठाता है, और जीर्ण शीर्ण भवन में पढ़ने को मजबूर छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए शिक्षा महकमा क्या प्रयास करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में क्या क्या परेशानी होती है और हमें झेलनी पड़ती है। जैसे कि हमें पता है ये जूनियर हाई स्कूल है, हम यहाँ हमारी स्कूल ऊपर बन रही है, काफ़ी सालों से वो नहीं बन पा रही है। हमें यहाँ ठंडियों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें काफ़ी ठंड लगती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और गर्मियों में जो टीन सेट है उसमें हमें इतनी गर्मी होती है कि काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और कुछ यहाँ ऐसे भवन हैं जो खंडर हो चुके हैं। तो मेरा विधायक जी और शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे इस स्कूल के भवन को जल्द से जल्द बना दें तो आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। देहरादून में बैठी बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री को जब कभी भी मौका मिलता है तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन लगता है कि मंत्री जी जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं हैं। अगर मंत्री को पता होता तो एक बार अधिकारियों से इसकी जानकारी जरूर लेते। चमोली के थराली से हॉर्नबिल टीवी के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। इस
बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।